हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 हम लोग देखने वाले हैं। अब पार्ट 7 तक हम लोगों ने टैबुलेशन समझा है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन समझा है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है उसे भी समझ लिया है और इनसे रिलेटेड जो वेरियस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन्हें भी हम लोगों ने देख लिए हैं। तो अब क्या बचा हमारे पास में? अब बचा है हमारे पास में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डायग्रामेटिक तक आएगी, आप लोगों को क्लियर है। अब देखते हैं कि जो डेटा है उसको ग्राफ्स के थ्रू जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, टेक्सचुअल से अच्छा प्रेजेंटेशन का टाइप था आपके पास में कौन सा? टैबुलेशन। टैबुलेशन से अच्छा था डायग्रामेटिक एंड डायग्रामेटिक से अच्छा है ग्राफिकल। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वही सीक्वेंस में क्या करेंगे, हम लोग चलते जा रहे हैं एंड जब एडवांटेजेस वगैरह लिखने को आएंगे तो आप उसे जो है इसी पर्टिकुलर वे में लिख सकते हो कि एज कंपेयर टू द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है वो हमें ज्यादा अच्छा क्या प्रोवाइड करता है, ज्यादा अच्छा जो है डेटा प्रेजेंट करके प्रोवाइड करता है, ज्यादा इफेक्टिव मैनर में एंड ज्यादा जो है लाइक एक्यूरेसी उसमें जो है ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द डायग्रामेटिक। ठीक है, तो इस बेसिस से जो है ना आप थोड़े से आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बना पाते हो जब आप कंपेयर पर आते हो। और आप कंपेयर कब कर सकते हो? जब आपको प्रॉपर्ली पता हो कि किसका क्या मतलब है, तो फिर जो है आप आपके कंपैरिजन पर जा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए पहले समझते हैं क्या है, उसके बाद में वेरियस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे एंड फर्दर हम लोग देखेंगे जो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं जो कि बनाए जा सकते हैं, जिनके थ्रू जो डेटा है उसे प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So the graphical presentation of data and information offers a quick and simple way of understanding the features and drawing comparisons. It is an effective analytical tool and a graph can help us in finding the मोड, मीडियन, ETC। देखो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम लोग मोड, मीडियन इन्हें फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू वी कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका एडवांटेज है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है ये हमें फर्दर एनालिसिस के लिए जो है स्कोप रखता है। ठीक है, आफ्टर द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपके पास में ये स्कोप नहीं है कि आप उसको फर्दर आपकी स्टडी में जो है यूज कर सको, बट इन दी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास में इसका स्कोप है। ठीक है, कि एक बार आपके पास में कोई ग्राफ आया है तो उससे जो है आप आगे भी आपकी जो चीजें हैं उन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो आई गेस कि इतनी चीजें एटलीस्ट आपको क्लियर है। बाकी तो जो भी है वो तो लाइक एक जनरलाइज्ड मैनर में सब कुछ हमारे पास में है कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, ऐसी वाला। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये जो चीज है ना, ये जो आपका ये पर्टिकुलर थिंग है, इसको तो आप आपके डायग्रामेटिक में भी यूज कर सकते हो। देखो, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पास में सिलेबस इतना सारा हो जाता है, फिर आपको दिक्कत आती है कि मैम पढ़ें कैसे, क्या चीज कैसे करें कैसे नहीं करें, राइट। तो अकॉर्डिंगली देखो, जो यहाँ पर लिखा है दैट इज अ वेरी जनरलाइज्ड थिंग, इसको आप डायग्रामेटिक में भी यूज कर सकते हो, इसको आप थोड़ा बहुत मोल्ड करके आपके टैबुलर में भी यूज कर सकते हो। तो यू कैन लाइक यूज कुछ पर्टिकुलर थिंग्स इन योर एवरी कंसेप्ट। ठीक है, नाउ क्या एडवांटेजेस है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का? तो दैट इज अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव। आपके सामने एक ग्राफ में दे दूं कुछ इस टाइप का, तो दैट थिंग इज अट्रैक्टिव। अगर यही सेम चीज का जो है कुछ टेबल या टेक्सचुअल वे में लिखा होता तो आप इतनी जल्दी जो है इस पर क्या नहीं करते, इस पर जो है आपका एम्फेसिस नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास में जो है ग्राफ्स के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू कुछ होता है तो वो हमारा अटेंशन ग्रैब कर लेता है। सो अकॉर्डिंगली दीज आर अट्रैक्टिव एंड द इंप्रेसिव वन। ठीक है, so graphs are always attractive and impressive than tables or figures। ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता है। then next पर आते हैं, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, कैसा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है? एक सिंपल है और अंडरस्टैंडेबल है, हमें चीजें समझ में आ सकती है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ को पढ़ने के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक जनरल एनालिसिस निकालना है या जनरल जो है उसको इंटरप्रेट करना है तो कोई कॉमन मैन जो है वो भी उसे देखकर बता सकता है कि क्या चीजें हो रही है, कहां पर क्या इंक्रीज डिक्रीज, ये चीजें बताई जा सकती है। ठीक है, so it is simple and understandable form of presentation।
So graphs help to present complex data in a simple and understandable way. It saves time and energy of both the statistician as well as the observer. ठीक है, तो दोनों का टाइम और एनर्जी बचेगा. जो स्टैटिस्टिशियन है दैट इज जो डेटा बताने वाला है आपको, एंड जो ऑब्जर्व करेगा उसको, उसका भी. ठीक है, यूजफुल इन कंपैरिजन, हम लोग जो है इजीली कंपेयर कर सकते हैं. सो ग्राफ्स प्रोवाइड इजी कंपैरिजन ऑफ टू और मोर फिनोमेना. ठीक है, तो कंपैरिजन जो है वो इजी हो जाता है, बिकॉज अगर मेरे पास में लाइक फॉर एन एग्जांपल ये बर्थ रेट शो किया जा रहा है, ठीक है, देन आई हैव समथिंग लाइक डेथ रेट. तो अब क्या हो सकता है कि इन दोनों में कंपेयर कर सकती हूँ कि जो डेथ रेट है वो इनिशियली इंक्रीज हुआ, लेकिन ये बहुत जल्दी स्टैग्नेंट पहुंच गया, एंड बर्थ रेट इज स्टिल इंक्रीजिंग, एंड देन उसमें जो है स्टीप फॉल हुआ है. तो कंपैरिजन जो है वो बहुत ही इजीली किया जा सकता है दो या दो से ज्यादा फिनोमेनास में, जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं तब. ठीक है, देन लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेज. जो पोजिशनल एवरेज है दैट इज मीडियन, मोड, ये जो होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग आगे वाले हमारे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. मीन मीडियन मोड जो होता है, तो उसमें से जो आपका मीडियन मोड है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. तो इट क्लियरली मीन्स कि ये क्या है, इसका एडवांटेज है कि ये फर्दर जो है आपको स्कोप प्रोवाइड करता है कि आप जो है इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हो. ठीक है, so graphs provide a method of locating certain positional averages like median, it would be median, mode, quartiles, etc. ठीक है, अब ये सब कुछ क्या होता है ना, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट चैप्टर. थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपकी जो है प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने मीन मीडियन मोड वाली चीजें, वही कुछ जो है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है. ठीक है, देन नो नीड फॉर मैथमेटिकल नॉलेज. यहाँ पर जो है इसको पढ़ने के लिए, अगर कोई ग्राफ आपके सामने है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए आपको कोई जो है ना फॉर्मूलाज एंड ऑल यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा वहां से समझ में आ जाएगा हमें. तो कोई भी काइंड ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है. प्लस जो भी स्टैटिस्टिशियन है वो भी अगर इस पर्टिकुलर डेटा को प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, तो उसको भी जो है इतना मैथ्स में घुसने की कुछ जरूरत ही नहीं है. सीधा सीधा ग्राफ बनाना है. दो हमारे ग्राफ्स जो होते हैं ग्राफ पेपर पर, लाइक ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा ही है, उस पर क्या करना है, दो लाइंस लेनी है, हमारे पास में वेरियस जो है वो आ गए, अब उसके बाद में स्केल्स को मेंटेन करो और फिर जो है आपके डेटा को प्रेजेंट कर दो. तो मैथमेटिकल चीजों की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. ठीक है, so there is no much technicality involved in understanding the graphs as they are very simple and easily comprehensible. Even a layman who has no mathematical knowledge can easily grasp it. ठीक है, helpful in predictions. predictions में कैसे helpful है, like for an example, मान लो मैं बोल रही हूँ कि employment ले लेते हैं. ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट का जो है मेरे पास में कुछ डेटा गिवन है, एंड डेटा जो गिवन है उसमें कुछ ये ट्रेंड्स मुझे शो हो रहे हैं. ठीक है, कुछ ऐसा शो हो रहा है, तो मुझे ये समझ में आया कि एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग. थोड़ा सा फॉल हुआ, देन अगेन वो उसने काफी अच्छा इंक्रीज लिया है, देन उसके बाद में हल्का फुल्का सा फॉल होके थोड़ा सा ज्यादा फॉल हुआ, देन बहुत ही ज्यादा जो है इसमें राइज हुआ है, एंड सिक्वेंशियली बहुत ही ज्यादा क्या हुआ है, फॉल हुआ है. ठीक है, तो अब ये फॉल क्यों हुआ, इसके पीछे के रीजन हो सकते हैं, हो सकता है इस टाइम पर कुछ रिसेशन हो या कुछ हो. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आई विल एनालाइज. देन अब ये वापस इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ये कोई रिसेशन या कोई जो है कोई क्लैमिटीज वाला टाइम पीरियड होगा, तो उससे समझ में आएगा कि इसके लिए एम्प्लॉयमेंट में इतना शार्प फॉल है, अदरवाइज आर एम्प्लॉयमेंट वाज इंक्रीजिंग. और अब जब हम वापस अपनी जो है नॉर्मल फेज पर आए हैं, तो वी कैन एनालाइज कि हाँ एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. ठीक है, तो जो है ट्रेंड्स को समझने में ये हेल्प करता है, प्रेडिक्शंस में हेल्प करता है, आपका ग्राफ की आगे क्या चीजें हो सकती है वो हमें समझ में आती है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स. ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, इन सबको आप लोग पढ़ो, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे जैसे हम वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखते जाएंगे, आप लोगों को समझ में आता जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपको जो है ना उन चीजों को फिर अपने माइंड में चलाना भी है कि अच्छा हाँ ये हमने एडवांटेज पढ़ा था और वो हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है. ठीक है, देन यूनिवर्सल यूटिलिटी, हर जगह पर इसकी यूटिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक सेक्शन में चल रहा है दूसरे में नहीं चल रहा है, ऐसा वाला नहीं है. ठीक है, हर एक जगह पर जो है ग्राफ्स यूज किए जाते हैं और उन्हें उनसे जो है इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है. सो इन मॉडर्न एरा ग्राफ्स कैन बी यूज्ड इन ऑल स्फीयर्स सच एज ट्रेड, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट, ईटीसी. तो हर जगह पर जो है ग्राफ्स कैन बी यूज्ड. सो अकॉर्डिंगली इसकी क्या है,
यूनिवर्सल यूटिलिटी है, सो ये एक एडवांटेज होता है, ठीक है। देन हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ? अब ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यू वांट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ पेपर, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर, राइट। आप लोगों ने बिल्कुल जो है आपकी ग्राफ्स पेपर, ग्राफ बुक्स जो है उनको यूज किया होगा, तो अकॉर्डिंगली जो है ये हमें क्या लेना रहेगा, ग्राफ पेपर लेना रहेगा ग्राफ को बनाने के लिए। सो ग्राफ्स आर जनरली ड्रॉन ऑन अ स्पेशली डिजाइंड पेपर नोन एज ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर हैज फाइन नेटवर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डिवाइडिंग एवरी इंच और सेंटीमीटर इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब अगर लाइक आई थिंक सो कि ये चीज आप लोगों को पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो जल्दी से जाकर एक ग्राफ पेपर उठाकर लाओ, रखा होगा आप लोगों के पास में, वेरियस बुक्स में भी दिया जाता है। आपकी प्रीवियस ईयर की जो बुक्स होंगी उनके साथ में जो प्रैक्टिकल बुक आती है उसमें आप लोगों को ग्राफ पेपर मिल जाएगा। तो ग्राफ पेपर लेकर आओ, यू विल सी कि जो है ये जो वेरियस लाइंस है उसमें यू हैव सम डार्क कलर लाइंस एंड सम जो है लाइट कलर की लाइंस होती है, ठीक है। तो जो डार्क कलर की लाइंस है, ठीक है, उसमें से दो लाइंस को क्या कर लो, मार्क कर लो। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ये दो लाइंस को हमने मार्क कर लिया। अब इसके अंदर जो आपको लाइट कलर की लाइंस मिलेगी ना, उसको काउंट करो, दे विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर जो है 10 लाइंस आप लोगों को मिलेगी ये दो डार्क कलर की लाइंस के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का जो है आपका पेपर होता है, एंड ये दो आपकी डार्क लाइंस है, मिडिल में 10 जो है वो क्या हो गई, आपकी लाइट कलर की लाइंस हो गई है। अब लाइट और डार्क कलर के बीच में आप थोड़ा सा मिडिल वाला कलर देखोगे, वो एग्जैक्टली इनके जो है ना मिडिल में आएगा, एंड वो कब आएगा, जब आपकी 5 लाइंस हो जाएगी तब, ठीक है। तो 5th वाली लाइन विल बी अ मिडिल वन लाइन, ऑल राइट। तो इस बेसिस से जो है आपका कुछ ग्राफ पेपर जो है वो बना हुआ होता है, जिसमें कि आप फिर क्या कर पाते हो कि इजीली जो है चीजों को बना सकते हो, और एक्यूरेसी जो है वो काफी मेंटेन की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ पेपर, ठीक है। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट ग्राफ, तो जो इसकी स्टेप 1 है दैट इज, in the first step draw two simple lines which intersect each other at right angles. These lines are called axes. Y axis, x axis हमें पता है, तो बस वही हमें करना है। दो लाइंस बनाओ, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये दोनों एक जगह पर क्या करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है। जो आपका इस साइड है दैट इज व्हाट योर पॉजिटिव वाला साइड, यहाँ पर आपका y इज पॉजिटिव, इस साइड पर आपका x इज पॉजिटिव, इधर आपका जो x है वो नेगेटिव हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हमारे पास में कोई भी नेगेटिव टर्म्स रहेंगे या माइनस वाले रहेंगे, तो बेसिकली x एक्सिस पर वो यहाँ पर आने वाले, y एक्सिस पर वो यहाँ पर आने वाले, ठीक है। तो ये इसीलिए जो है बनाया जाता है, जैसा हमारा पूरा नंबर लाइन चलता है वही आपको यहाँ पर जो है पुट करना रहता है, ठीक है। Then step 2, the horizontal line is known as abscissa or x-axis and the vertical lines are ordinate or y-axis. Now these are some geometrical terms, ठीक है। बट ये मत सोचना कि मतलब इकोनॉमिक्स में इसका क्या काम है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ना कि कभी कभी एमसीक्यूज जो है ना वो यहीं से पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए ताकि एक जनरल नॉलेज रहे कि हाँ क्या चीज क्या है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर x एक्सिस एंड योर y एक्सिस दैट इज ऑर्डिनेट, ठीक है। देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ की जो स्टेप 3 है दैट इज बेसिकली the point at which they intersect each other is called point of origin denoted by O represented by 0, ठीक है। तो इसे जो है क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां पर दोनों मीट करते हैं, और बेसिकली यहाँ पर हम लोग 0 लिखते हैं, फिर इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, ठीक है। कुछ ये हो जाएगा। या आपके बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके पास में। यू हैव क्वाड्रेंट 1 जिसमें दोनों ही क्या रहते हैं, आपके पॉजिटिव रहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है। देन यू हैव योर सेकेंड 1 क्वाड्रेंट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये फर्स्ट है, देन सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें आपके पास में नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव इज बेसिकली योर एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव इज बेसिकली योर वाई एक्सिस, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें दोनों ही क्या रहते हैं, दोनों ही नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। दैट इज एक्स और वाई एक्सिस दोनों अगर नेगेटिव पर आ रहे हैं तो वो आपका क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा। एंड देन वी हैव द फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें आपके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कंसेप्ट रहेगा। एक्स एक्सिस इज इन पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस जो है वो आपका नेगेटिव में, ठीक है। तो ये आपके जो है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ऑल राइट।
यूजुअली जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ जो है ना वो यूजुअली इस पर्टिकुलर में चलने वाला है, दैट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, वो आपके नेगेटिव्स भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखा कि जो बार डायग्राम्स है उसमें हमने एक डिविएशन बार डायग्राम वाला कंसेप्ट पढ़ा है, दैट इज बेसिकली कि वो जो है आपका नेगेटिव में भी जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वो नेगेटिव भी हो सकते हैं आपके पास में जो वैल्यूज आए वो। सो इस हिसाब से हमें जो है सारे हमारे क्वाड्रेंट्स पता होना चाहिए, ठीक है। Then next is by convention the independent variable is normally measured along the x-axis and the dependent variable on the y-axis। अब x-axis पर क्या लेना है और y-axis पर क्या लेना है ये बेसिकली हमें देखना है। तो y-axis पर बेसिकली जो है ज्यादा करके लाइक बाय कन्वेंशन एंड बाय दी लॉज एंड ऑल जो है हम y-axis पर वो पर्टिकुलर वेरिएबल लेते हैं जो कि डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट किस पर? तो डिपेंडेंट होता है जो भी आपका दूसरा वेरिएबल है उस पर, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस पर। ऑल राइट, मान लो जैसे कि हमने लिया है डिमांड एंड प्राइस। ऑल राइट, डिमांड एंड प्राइस लिया है, तो फॉर एन एग्जाम्पल जो प्राइस है दैट इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड, तो प्राइस कहाँ आएगा? प्राइस आपका वाई एक्सिस पर आएगा और डिमांड आपकी एक्स एक्सिस पर आएगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है हमारा लाइक एक थिंग होता है कि कैसे आप कौन से पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्स पर लोगे, कौन से को वाई पर लोगे, तो वो हम यही देख के लेंगे कि क्या चीज किस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डिपेंडेंस जो है हम ये चीजें लेते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी बट जो है लाइक नॉर्मल जो मेजॉरिटी टाइम्स में जो चीजें चलती है उस हिसाब से देखा जाए तो यही जो है किया जाता है, ठीक है। देन सिलेक्ट एप्रोप्रिएट स्केल, एक एप्रोप्रिएट स्केल लेना रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आप ग्राफ बना रहे हो तो यहाँ पर लिखने के लिए आपको जो है प्रॉपर स्केल चाहिए रहेगा, ठीक है। आपका जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास में उस हिसाब से जो है यू विल बी चूजिंग दी स्केल, ठीक है। Then scale indicates the unit of the variable that a fixed length of axis would represent. It may be different for both the axes, but it should be taken in such a way so as to accommodate whole data on given graph paper in a lucid and attractive style, ठीक है। तो जो स्केल लेना है वो ऐसा लेना है कि जो पूरा डेटा है वो अच्छे से क्या हो सके, वो अच्छे से जो है उस पर प्रेजेंट हो सके। ये नहीं कि स्केल जो है बहुत ही ज्यादा ले लिया या बहुत ही कम ले लिया। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो हमारे पास में डेटा कुछ ऐसा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कुछ जो है हमारे पास में क्या गिवन है, डेटा गिवन है। ऑल राइट, अब इस डेटा के हिसाब से आप जो स्केल लोगे वो ये तो नहीं लोगे कि आपने जो है ले लिया सीधा 15, 30 and 35। ये स्केल इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप ये स्केल लेते हो तो ये 15 तक आपकी ये 2 वैल्यूज आएंगी और ये 30 के अंदर आपकी 3 वैल्यूज आ जाएंगी। एंड वी नो कि इन दोनों के बीच में जो हमें जो छोटी वाली लाइंस मिलने वाली वो कितनी है, 10 मिलेगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली मान लो इन दोनों के बीच में 10 लाइंस है, सो आपने उस एक एक लाइन के हिसाब से जो है आपका डिवीजन किया, ठीक है। तो आपका ग्राफ विल गो लाइक दिस, ये यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया और ये, तो ये इतना सा ग्राफ बन जाएगा हमारा, राइट। सो दिस विल नॉट लुक गुड, ठीक है। ये जो है ये प्रॉपर अट्रैक्टिव ग्राफ नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्केल हमें क्या लेना रहेगा, सॉरी अकॉर्डिंग टू द डेटा हमें क्या चूज करना चाहिए, अपना जो स्केल है उसे चूज करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 5, 10, 15, 30 लेते, 15, 20, 25, 30 लेते तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर रिप्रेजेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, ठीक है। अब मान लो डेटा है हमारे पास में कुछ ऐसा 400, 420, 300, 500, तो अब ऐसे में हम ये थोड़ी ना स्केल लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, हम 200, 400, 600, 800 उस हिसाब से जा सकते हैं, या जो है और कुछ पर्टिकुलर इसके अलावा डेटा है तो उस हिसाब से जाएंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू चूज एन एप्रोप्रिएट स्केल ताकि हमारा जो पूरा डेटा है वो अच्छे से एक अट्रैक्टिव मैनर में, एक इंप्रेसिव मैनर में और एक क्लीन, नीट एंड टाइडी वाला जो मैनर है उसमें हमारा जो पूरा डेटा है वो क्या हो सके, वो रिप्रेजेंट हो सके, ठीक है। तो इस चीज का जो है हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ऑल राइट, देन नेक्स्ट इज
Plot the data on the graph paper on the basis of values of x and y variable. It is essential to have two values, one representing variable x and the second representing variable y to plot a point on a graph. ठीक है, जब आप एक ग्राफ बनाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ आपके पास में x एक्सिस ही हो. अगर सिर्फ x एक्सिस होगा तो फिर इधर से क्या जाएंगे हम. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो आपका ग्राफ है उसके लिए आपको दो वेरिएबल्स की जरूरत है. दैट इज वन इज ऑन x, वन इज ऑन y. ठीक है, तो अब जो है आप प्रॉपरली क्या कर पाओगे, प्लॉट कर पाओगे कि यहाँ से कितना और यहाँ से कितना मिलाकर क्या होगा, आपका जो ग्राफ है उसका एक जो है पॉइंट बता देगा वो. ठीक है, कि यहाँ पर जो है आपको आपके ग्राफ पर जो है पॉइंट को रिप्रेजेंट करना रहेगा. ठीक है, now join the points pair of values on the graph paper. While joining the plotted points, it should be taken into consideration that the line should be clear. If many lines appear on the same graph paper, different kinds of lines should be used. Different kinds of lines can be simple line हो सकती है, dotted line हो सकती है, broken line हो सकती है. ठीक है, you can use various colors for representing your line. ठीक है, जैसे कि मान लो एक ग्राफ है, उसमें हमारे पास में कुछ 2-3 वेरिएबल्स है, तो मैंने एक वेरिएबल को कुछ जो है ऐसा शो कर दिया. ठीक है, मैंने दूसरे वेरिएबल को कुछ ऐसा शो कर दिया. सो दिस कैन बी यूज्ड. एंड ऑल्सो अगर आप लोगों के पास में डिफरेंट कलर्स नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, आप जो है आपकी पेंसिल उठाओ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है लाइंस बना दो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस कैसे बनाओगे, सो अगेन सिंपलेस्ट थिंग, ये एक हो गई मेरी सिंपल लाइन. ठीक है, अब नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैंने एक जो है ये पर्टिकुलर बना दी, दैट इज जो है आपकी डॉटेड लाइन. ठीक है, या फिर व्हाट वी कैन से इज ब्रोकन लाइन. अगर एक और लाइन है तो आप जो है फिर डॉटेड लाइन यूज कर सकते हो. ठीक है, तो इस बेसिस से जो है यू कैन डिफरेंशिएट. अगेन इंडेक्स जरूर बनाना. इंडेक्स से क्या समझ में आएगा कि कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक, तो वो चीज जो है वो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है. ठीक है, now use index if different kinds of lines are drawn. Index should be clear which show index should clearly show which line represents which variable. ठीक है, तो बेसिकली इंडेक्स जो है वो उसको क्लियरली शो करना जरूरी है, अदरवाइज इंडेक्स का कोई मतलब ही नहीं है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आप 3 कलर की लाइंस देख सकते हो, वन इज रेड, वन इज ब्लैक एंड वन इज ब्लू. ठीक है, तो हमने बताया कि जो ब्लू वाली है दैट बिलोंग्स टू बियर्स, जो रेड वाली है दैट बिलोंग्स टू डॉल्फिन्स एंड जो ब्लैक वाली है दैट बिलोंग्स टू व्हेल्स. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ये क्या कर रहा है, ये जो आपकी वेरियस कलर्स की लाइन हम लोगों ने यूज की है वो हमने इसके इंडेक्स में बताया कि कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर आप नॉर्मल आपकी पेंसिल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस बना रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपको वही यहाँ पर लिख देना है और उसको जो भी चीज रिप्रेजेंट कर रही है वो आपको लिख देना है. ठीक है, तो इस बेसिस से आपका जो ग्राफ है वो क्या होगा, वो प्रॉपर्ली बनेगा. देन उसके बाद में एक एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए. ये तो बहुत ही क्लियर है, जब हम टेबल में टाइटल बनाते आए हैं, हम जो है डायग्राम में टाइटल लिखते आए हैं, तो सेम वे में हमें ग्राफ में भी क्या यूज करना है, टाइटल्स को यूज करना है. ठीक है, तो टाइटल जो है वो एक एप्रोप्रिएट टाइटल हमें उसको असाइन करना है. दिस टाइटल शुड इंडिकेट द फैक्ट्स प्रेजेंटेड बाय द ग्राफ इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अनएम्बिगियस मैनर. जो टाइटल है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए. जो टाइटल है वो एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है एक्सप्लेन कर पाना चाहिए जो भी डेटा हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे. ठीक है, then use graph number. It can be used for further referencing. In cases of many graph the numbering should be in sequential order. ठीक है, तो ग्राफ को नंबर भी दे दो और अगर बहुत सारे ग्राफ है तो प्रॉपर जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में नंबर दे दो. मान लो कोई डेटा है उसमें वो हमारा 10 नंबर पर आ रहा है. ठीक है, और अगर इसी में बहुत सारे ग्राफ्स है तो व्हाट यू कैन डू, 10.1, 10.2, 10.3. तो इससे क्लियर हो जाता है. अगर किसी पर्सन के सामने 10.3 आएगा तो उसको ये नंबर देखकर ही समझ में आ जाएगा कि इसके पहले 9 ग्राफ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और अगर स्पेसिफिकली मैं ये 10th वाले की बात करूं तो इसके पहले 2 ग्राफ्स जो हैं वो कुछ डेटा ऑलरेडी बता चुके होंगे. ठीक है, तो वहां से जो है क्लैरिटी भी रहती है. और फर्दर अगर फ्यूचर में हमें कभी कोई भी काइंड ऑफ लाइक चाहिए हो कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम सीधा सीधा उसके टेबल नंबर से जो है जा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टेबल नंबर हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम जो है डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर टेबल पर क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे. ठीक है, सो दीज आर दी वेरियस स्टेप्स जो कि हमें फॉलो करनी होती है जब हम ग्राफ बना रहे हैं तब. ठीक है,
सो बिल्कुल इन्हें याद रखना है आप लोगों को। देन आते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ पर। सो नाउ अब जो है हम वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ देखते हैं कि किस किस मैनर में जो है आप ग्राफ को बना सकते हो। अगर ब्रॉड बेसिस पर डिस्टिंग्विश करें तो कुछ ये है आपके पास में, वन इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स एंड वन इज योर टाइम सीरीज ग्राफ। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में पढ़कर आए हैं, क्लास इंटरवल वाली चीज है, वही यहाँ पर है। डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द आइटम और क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली क्लास इंटरवल्स, या फिर जो डिस्क्रीट सीरीज में पढ़कर आए वो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वहां पर क्या रहते हैं, दो वेरिएबल्स रहते हैं, एक तो जो डेटा है और दूसरा उसका फ्रीक्वेंसी है। तो हमें ग्राफ को बनाने के लिए दो वेरिएबल्स तो चाहिए ही है, ठीक है। इसलिए जो है हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में ही क्या कर सकते हैं, ग्राफ को बना सकते हैं। जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें ग्राफ नहीं बन पाएगा, ठीक है। देन टाइम सीरीज ग्राफ, तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ इट्स ऑक्यूरेंस, जैसा कि उसका नाम बोल रहा है, दैट इज टाइम सीरीज, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से अगर हम ग्राफ बना रहे हैं, टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम ग्राफ को जो है बना रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली आपका टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है। अब इसके जो वेरियस टाइप्स हैं उनको देखते हैं और उन्हें वन बाय वन जो हम समझेंगे हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राफ को। तो जो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, दे आर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओगाइव्स और दी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम लोग पढ़कर आए हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं से जो है ओजाइव्स या फिर यू कैन से ओगाइव्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो इसको समझेंगे, इन सभी को समझेंगे। इस पर्टिकुलर जो है वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ को देखेंगे, बाकी के जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं उन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब लाइन क्या होता है, दिस इज अ लाइन, राइट, दिस इज अ लाइन, है ना। तो बस चाहे ऐसे लाइन से बता देना, जो लाइंस बना बना कर हम शो कर दें, दैट इज बेसिकली आपका लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। इसमें जो है आपका कुछ ऐसे ऐसे भी नहीं चल रहा है, हम सीधा सीधा जो है इस मैनर में जो है एक एक लाइन से जो है अपने डेटा को बताते हैं। दिस इज बेसिकली लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो सच ग्राफ्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट डिस्क्रीट सीरीज। ये किसके लिए है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए है, ये क्लास इंटरवल्स वाले के लिए नहीं है। ये किसके लिए रखेंगे हम लोग, डिस्क्रीट सीरीज के लिए जो है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपके बनाए जाते हैं। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, the values of the variables are measured on the x-axis and the corresponding frequency on the y-axis। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्राफ है, आप लोग एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन है आपके पास में, वेट गिवन है इन केजीज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी, राइट। वेट क्या है, आपका जो एक्स वेरिएबल है वो, राइट। तो बस इसको अब आपको जो है लाइन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना है। ये हमारा लाइन ग्राफ आ गया। वेट ऑफ स्टूडेंट लिया हमने अपने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या लिया हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक चीज देखिए, ये पर्टिकुलर चीज ये क्यों बनाया गया है। आई होप सो कि आप सभी लोग जो है इसको समझ पा रहे हो कि ये क्यों बनाया गया है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर आपको नहीं पता है तो दैट मीन्स आई विल से कि आपने जो है कोई सा प्रीवियस वाला वीडियो मिस किया है, तो मिस मत करो, जाकर देखो और चीजों को समझो। इट इज बेसिकली आपका ब्रोकन स्केल। ब्रोकन स्केल हम लोगों ने पढ़ा है। अगर हमारे पास में डेटा जो है उसकी मतलब जो डेटा है वो अगर एक्सट्रीमली हाई या लो होता है तो हम ब्रोकन स्केल को यूज करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर डेटा को देखें स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख सकते हैं 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड 51। दैट मीन्स हमें क्यूमुलेटिवली चलना पड़ेगा, हम एक भी नंबर को मिस नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कर सकती ना कि 45 से जो है मैं सीधा 55 पर चले जाऊं। ये मुझे एक एक पर्टिकुलर जो है इंफॉर्मेशन को लेना पड़ेगा। नाउ अगर मैं अपना स्केल 1 रख रही हूँ, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 kg रखूंगी तो ही ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो पहले मुझे जो है 1 से लेकर 45 तक जो है पूरे नंबर्स लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में आई विल स्टार्ट 45, 46, 47, 48। और जब आप ग्राफ बनाओगे तो इनिशियली ये वाला जो है ये तो कोई काम का ही नहीं है, यहाँ पर तो कोई ग्राफ बनेगा नहीं। आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे यहाँ से बनाना, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये कितना बुरा सा लगने वाला है।
अगर आप ऐसा कोई ग्राफ बना दोगे तो वो कितना जो है बुरा सा आपका ग्राफ लगेगा, राइट। इसीलिए क्या किया हमने यहाँ पर, इसीलिए जो है हमने यहाँ पर ब्रोकन स्केल को यूज किया है। या आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि और स्केल इज ब्रोकन, आपने 1 से स्टार्ट नहीं करके आपने 45 से स्टार्ट किया, ठीक है। और इसका जो है स्केल हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 kg ऑन x एक्सिस। जब आप स्केल लिखोगे तो ध्यान रखना आपके पास में x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, तो दोनों के स्केल्स जो है वो आपको लिखने रहेंगे, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें तो कुछ ये है 4, 6, 9, 8, 18, 26, 15, ठीक है। सो वी कैन से कि हाँ यहाँ पर जो है 5 का जो स्केल है वो लिया जा सकता है, ठीक है। तो जो y एक्सिस है उसका स्केल लिया हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर पुट की, वेट ऑफ स्टूडेंट्स लिया kg में। अब अकॉर्डिंगली लाइन ग्राफ इज सिंपल कि जो भी चीज है उसका लाइन बनाकर जो है उसको कंप्लीट कर दो। यहाँ पर 4 आना था तो ये हमने यहाँ तक ले आए, अकॉर्डिंगली जो है सारे जो आपकी वैल्यूज है उनको यहाँ पर पुट कर दिया। प्रॉपर इसकी क्या प्रोवाइड की है, प्रॉपर जो है इसका टाइटल प्रोवाइड किया है, दैट इज लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ शोइंग वेट ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स, ठीक। सो आई गेस कि ये जो लाइन ग्राफ है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है कि लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रोकन स्केल है ये भी समझ में आ गया है, तो जहां पर भी जरूरत लगे वी कैन यूज द ब्रोकन स्केल, ऑल राइट। सो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज क्लियर। बाकी क्या बचता है हमारे पास में, ये चीजें, तो इन्हें जो है हम लोग 1 बाय 1 जो है अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज ये जो टॉपिक्स है थोड़े बड़े बड़े और इनके अंदर वेरियस केसेस है, ठीक है। तो फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग हिस्टोग्राम से जो है स्टार्ट करेंगे ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज जो CUET का बैच है फॉर योर LGT, दैट इज लैंग्वेज जनरल टेस्ट प्लस योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ये स्टार्ट हो चुका है ऑन अनअकैडमी, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाकर एनरोल कर लो, लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। Also for humanities students we have Inception Humanities batch for class 11th and for class 12th we have Victory Humanities batch। इन दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इफ अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है प्लीज डू एनरोल इन दीज कोर्सेज एंड do not miss this opportunity to enroll and to get maximum discount। आप लोगों को कोड यूज करना है, that is SAKSHIV, SAKSHIV। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन सा वीडियो आने वाला है, कौन से एजुकेटर कौन से वीडियो के साथ में आपको किस पर्टिकुलर टाइम पर मिलेंगे, एवरीथिंग, ठीक है। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। जो हम लोगों ने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा है वो भी अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में विद हिस्टोग्राम। थैंक यू।